ये है मिशन संस्कृत स्ट्रेटजी और मैं हूँ डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान पीसीएस 1996 के प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में हूबहू ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं और इससे यह भी हमें देखने को मिलता है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर अभ्यास करने से हमारी जो है प्रश्नों को हल करने की शुद्धता भी बढ़ती है। और ये प्रश्न पत्र प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हल करते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स प्रारंभ परीक्षा 1996 का हल प्रश्न पत्र। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार तो वे संप्रभुता के संबंध में जो है विकल्प दिए गए हैं। तो पहला कि व्यक्ति संप्रभु से ऊपर है, संप्रभु जनता के प्रति उत्तरदायी है, संप्रभु समझौतों के शर्तों से सीमित है, संप्रभु विधि से ऊपर है। तो साथियों जो विकल्प डी है वो बिल्कुल सही है कि संप्रभु विधि से ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? तो साथियों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इसका आंसर है ऑस्टिन। ऑस्टिन जो है संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था। किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए? तो साथियों ह्यूगो क्रैब ने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक शास्त्र से हटा देना चाहिए। और क्रैब व डुगवी, लास्की ये सभी जो विचारक हैं ये बहुलवादी विचारक हैं। लिंडसे भी बहुलवादी विचारक हैं। और जो है लास्की का जो कहना था कि यदि संप्रभुता के विचार को त्याग दिया जाए या राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के लिए यह स्थायी लाभ की बात होगी। तो लास्की और क्रैब के जो कथन में अंतर यह है कि क्रैब केवल यह कहते हैं कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीति सिद्धांत से निकाल दिया जाना चाहिए और लास्की कहते हैं यदि संप्रभुता के सिद्धांत का विचार त्याग दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी लाभ की बात होगी। तो ध्यान रखिएगा कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उस प्रकार आंसर दीजिएगा। वह मध्ययुगीन नहीं रहा बिना आधुनिक बने, इस कथन का संबंध किससे? तो साथियों ये उपयुक्त जो कथन है ये जो है जीन बोंदा के संबंध में कहा गया था। हाब्स के अनुसार व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार प्राप्त नहीं है, राज्य का व्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण है। तो साथियों हाब्स ने अपने संप्रभुता सिद्धांत में जो व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार नहीं दिया था, बस एक जगह थॉमस हाब्स ने जो अधिकार दिया था यदि जो शासक वर्ग है उन्हें अपनी हत्या करने, घायल करने या जो है उस पर हुए आक्रमण को न रोकने के लिए या किसी विषाक्त पदार्थ को खाने के लिए जिसे प्राण जा सकते हों, यदि ऐसा करने का आदेश देता है तो व्यक्ति जो है राज्य की अवज्ञा या उल्लंघन कर सकता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु जो है ये उसकी सही व्याख्या नहीं थी। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है। तो जो उदारवाद से की जो सहमति है वो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से है। मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? तो मार्क्स के अनुसार जो राज्य के गठन का आसन्न कारण था वह शोषण था। विवेक के द्वारा जाना गया प्रकृति का कानून यह मानसिक अवधारणा अथवा सामान्य नियम है जिससे मनुष्य को उन कार्यों को करने से रोका जाता है जो उनके जीवन के लिए हानिकारक हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है थॉमस हाब्स का है। आधुनिक चिंतकों में हाब्स वास्तव में प्रथम महान चिंतक है। हाब्स का दर्शन प्रकृति के वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं मानव व्यवहार पर आधारित है। तो साथियों ए और आर दोनों सही हैं और जो है आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जॉन लॉक का है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अनंत काल तक चल सकती थी यदि मनुष्य में निम्नलिखित में से एक कारक ना होता। तो वो कौन सा कारक था? वो था विवेक तथा हिंसात्मक मृत्यु का भय। यदि यह ना होता तो जो प्राकृतिक अवस्था थी वो काफ़ी समय तक चल सकती थी। हाब्स ने शासन की निरंकुशता को उचित ठहराया इस अधिकार पर कि
राजा एक शाही व्यक्ति होता है, राजा को जनता ने चुना है, राजा जनता शासन करने में अक्षम होती है। तो ये तीनों ही विकल्प गलत हैं। वो मानता था कि मानव प्रकृति झगड़ालू एवं दुष्कर्मी होती है, इसलिए जो है उसने जो है निरंकुश शासन को उचित ठहराया था। रूसों के राज दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है। तो रूसों के सामान्य दर्शन में जो सामान्य इच्छा है वो सामान्य हित की सामान्य चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। सामाजिक समझौते का लेखक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य को मनुष्य ने बनाया है। यह किसने कहा था? जो सामान्य इच्छा का अनुपालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य कहा गया। तो साथियों ये कथन रूसो का है। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सहायक कारक है रक्त संबंध है, स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति ये भी है, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां तथा राजनीतिक चेतना भी हैं। तो इस प्रकार विकल्प सी हमारा सही है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। किस सिद्धांत का? तो ये आपके ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति की संविदावादी व्याख्या उचित नहीं है। संविदा के निश्चित तिथि बताने में असफल रहे। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और अल्प था। यह कथन किसका है? तो इस प्रकार की जो व्याख्या है थॉमस हॉब्स ने अपने प्राकृतिक अवस्था की कही है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है, ऐसा किसने कहा? तो ये कथन रूसो का है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के प्रथम अध्याय में ये बात कही है। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है? तो ये जो है टी.एच. ग्रीन ने कहा है। राज्य के कार्यों की उदारवादी अवधारणा किसकी रचनाओं में मिलती है? तो जॉन लॉक में जो है उदारवादी अवधारणा मिलती है, और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। न्याय से प्लेटो का क्या अभिप्राय था? तो न्याय से प्लेटो का जो अभिप्राय था, जिस कार्य के लिए व्यक्ति अपनी प्रकृति से योग्य हो वह उसी कार्य को करे। निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सिद्धांत नहीं है? तो साथियों आइए देखते हैं। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत है, अधिकारों का विधिक सिद्धांत भी है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत भी, लेकिन अधिकारों को सावीय सिद्धांत नहीं है। निम्न में से किस विचारक के विषय में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया है? तो साथियों ये जो है प्रशस्त किया है टी.एच. ग्रीन ने। उदारवाद का प्रारंभिक साध्य था, तो उदारवाद का जो प्रारंभिक साध्य था वो था स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो लोक कल्याणकारी राज्य का उदारवाद से मेल नहीं है, जबकि बुर्जुआ राज, प्रतिनिधि सरकार और सीमित सरकार जो है उदारवाद से मेल खाते हैं। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का रचयिता कौन है? तो यह महत्वपूर्ण पुस्तक टी.एच. ग्रीन की है। निम्न से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो साथियों आइए देखते हैं। कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है कि राज्य शोषण का एक साधन है। निम्नलिखित में से कौन संशोधनवादी मार्क्सवादी है? तो ग्रामसी जो है संशोधनवादी मार्क्सवादी हैं। फांसीवाद पृष्ठपोषक है, तो वो राज्य की प्रशस्ति के पृष्ठपोषक हैं। मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। कार्ल मार्क्स व एंजेल्स द्वारा प्रतिपादित विचारधाराओं को वैज्ञानिक समाजवाद अथवा मार्क्सवाद कहा जाता है। सामाजिक संविदा को नए रूप में फिर से प्रस्तुत किया, तो जॉन रॉल्स ने सामाजिक संविदा को फिर से नए रूप में प्रस्तुत किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य के शोषण की एक संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया है। स्वतत्वबोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किया है, तो सी.बी. मैकफर्सन ने किया है।
वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। तो यह विचार किससे संबंधित है? तो यह व्यक्तिवाद से संबंधित है। सभी राज्य के अंतर्गत है, राज्य से बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। उपयुक्त कथन मुसोलिनी का है। उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ। तो उदारवाद का जो दर्शन है वो 15वीं से 16वीं शताब्दी में विकसित हुआ है। निम्नलिखित में से कौन जे.एस. मिल की पुस्तक का शीर्षक है? तो ऑन लिबर्टी जो है वो जे.एस. मिल की पुस्तक का शीर्षक है। उस समाजवादी विचार वर्ग जो उद्योग में लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है को कहते हैं गिल्ड समाजवादी। मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या जिस निबंध में की थी उसका शीर्षक था द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि द पॉलिटिकल और सोशल डॉक्ट्रिन में जो है उसने जो है फांसीवाद की व्याख्या की थी। निम्न समकालीन चिंतकों में से कौन न्यूनतम राज्य के विचार को प्रतिपादित करता है? तो फ्रीमैन जो है ये नव उदारवादी विचारक है और ये जो है न्यूनतम राज्य के विचार को प्रतिपादित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं? एक दबाव समूह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है। एक दबाव समूह एक राजनीतिक दल के माध्यम से कार्य करता है। तो साथियों यह कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि दबाव समूह जो है वो राजनीतिक दल के माध्यम से कार्य नहीं करता है। दबाव समूहों को किसने अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो S.E. फाइनर ने जो है दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है, जबकि D.D. मैकीन ने इसे अदृश्य सरकार और थॉरस्टीन रिचर्ड सेलिन और रिचर्ड लैम्बर्ट ने इसे गैर सरकारी शासन कहा है। आमंड द्वारा दिए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं? तो देखिए साथियों जो G.A. आलमंड है उन्होंने दबाव समूह को जो वर्गीकरण किया था तो उसके उन्होंने 4 प्रकार बताए थे। एक इसमें होता संस्थात्मक और दूसरा था समुदायात्मक, असमुदायात्मक और तीसरा था जो है आपके प्रदर्शनकारी। लेकिन असंस्थात्मक दबाव समूह उसमें सम्मिलित नहीं था। संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है और ये जेलिनेक का कथन है। संविधानवाद एक आधुनिक अवधारणा है, बिल्कुल सही है। संविधानवाद सरकार के मनमाने कार्यों को सीमित करता है, जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। एकात्मक सरकार तथा संघात्मक सरकार इनमें क्या किस आधार पर होता है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो साथियों न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। एकात्मक व्यवस्था किसी केंद्रीय संगठन अथवा संगठन के शासन की सत्ता निहित करता है। स्थानीय सरकार केंद्रीय संगठन से सत्ता प्राप्त करती है। तो कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। इसमें संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श क्या है? तो जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है इसके लिए द्विदलीय व्यवस्था सबसे उपयुक्त होती है। अध्यक्षात्मक सरकार में शक्ति प्रधान कार्यपालक के हाथों में केंद्रित रहती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अध्यक्षात्मक शासन आपात स्थिति में अधिक प्रभावी रहता है, यह भी सही, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा। तो यह बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी और आज़ाद हिंद फौज की नियमित स्थापना 1 सितंबर 1942 की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी और ये जून में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो है जो पहला सम्मेलन है वो जून 1939 में बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, उपाध्यक्ष शार्दुल सिंह कवीश्वर थे।
पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय को जेल भेजा गया? तो सर्वप्रथम सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जेल भेजा गया था। कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो 72 कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं था? तो साथियों, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो नहीं उपस्थित हो पाए थे। इसका कारण यह था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस की सहायता से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। और 1883 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अन्य जो है अखिल भारतीय संगठन बनाया था और उसी का सम्मेलन उसी दिन आयोजित था। इसलिए दूसरा कॉन्फ्रेंस जो सम्मेलन था उसी दिन आयोजित किया गया था, जिसके कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। M.A. जिन्ना का 14 बिंदु किसके विरुद्ध था? तो M.A. जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में अपना 14 बिंदु जो है सूत्र रखा था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। और ये जो सम्मेलन हुआ था वो बेलगांव में हुआ था और बेलगांव कर्नाटक में है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन था इसकी स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। और इसके उपाध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, C.F. एंड्रूज, S.L. ब्रेलवी और जोसेफ बपिस्ता इसमें सम्मिलित हुए थे। फिलॉसफी ऑफ द बम के लेखक कौन थे? फिलॉसफी ऑफ द बम जो है भगवती चरण वोहरा की कृति है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पे समानांतर सरकार स्थापित हुई थी? तो साथियों, जो जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो है हुआ था 1942 में, तो उस समय जो है बलिया, सतारा और तामलुक, बलिया जो है आपका उत्तर प्रदेश का है, सतारा जो है महाराष्ट्र का है और तामलुक जिला जो है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थान था। तीनों स्थानों पे जो है आपकी जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। चाबी समस्या का मामला कब खड़ा हुआ? तो जो चाबी समस्या के मामला था ये असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में खड़ा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें है असेंबली बम मुकदमा, राजगुरु उससे संबंधित थे। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा से राजेंद्र लाहिड़ी संबंधित थे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा से S.A. डांगे संबंधित थे। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा से पंडित जवाहरलाल जो है संबंधित नहीं थे। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा हुआ था 1929 में हुआ था। इसमें 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से जो है क्रांतिकारी, राजनीति और ट्रेड यूनियन से जुड़े थे और 3 जो है अंग्रेज कम्युनिस्ट भी शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को जो है सिंगापुर के कैथे हॉल में विशाल जो जनसभा में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। 1939 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध निम्न में से कौन सी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के पद से इनको हटाया गया था। 3 वर्ष के लिए किसी भी पद के लिए इन पर रोक लगाई गई थी। तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। M.N. राय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की थी? तो M.N. राय ने जो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1920 में की थी, तो वो ताशकंद में किया था इन्होंने इसकी स्थापना, और इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। कांग्रेस समाजवादी दल कब स्थापित हुआ था? कांग्रेस समाजवादी दल 1934 में स्थापित हुआ था।
सी आर दास का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो सी आर दास का संबंध स्वराज पार्टी से था और स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुई थी और इसके प्रमुख नेता थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो साथियों, जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब समाजवादी समाज के ढांचे का संकल्प लिया था? तो समाजवादी ढांचे का संकल्प 1955 में लिया था। 1918 में पॉलिटिकल फ्यूचरिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पॉलिटिकल फ्यूचरिस्ट पार्टी की स्थापना बर्लिन में हुई थी। भारत में द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो भारत में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग सही रूप से संबद्ध नहीं है? तो कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है। अमेरिका संविधान से न्यायिक पुनर्वलोकन या जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, बल्कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो दल बदल विरोधी विधेयक श्री राजीव गांधी के समय में 1985 में पास हुआ था और यह 52वां संविधान संशोधन था और इसी के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक संघीय सरकार का समर्थन किया था, यह कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या था? संघीय व्यवस्था में एक ही संप्रभु के अधीन केंद्रीय तथा राज्य सरकारें समायोजित रहती थी। तो कारण भी सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। जनहित का अर्थ है, तो जनहित का क्या अर्थ होता है? एक तो ये सामाजिक हित याचिका होती है, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होती है, न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बना रहे, इसलिए भी ये जनहित याचिका संबंधित होती है। अभिजात समूह को प्रतिनिधित्व देती, यह बिल्कुल गलत है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो आइए देखते हैं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। एक रूप सिविल संहिता, यह भी आपके अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की वृद्धि करना, यह भी अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिया गया है। युवकों को रोजगार देना, ये आपके नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्राविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में किया गया है। भारतीय संसद की उच्च सदन की अध्यक्षता जो है, जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसकी अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ? तो साथियों देखिए, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द प्रयुक्त है, लोकतांत्रिक भी प्रयुक्त है और सार्वभौम भी प्रयुक्त, लेकिन उदारवादी शब्द भारतीय जो प्रस्तावना उस पर कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार निहित है। तो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो साथियों, जो मैंडेमस है या परमादेश है, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं और परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है। तो इस लेख द्वारा उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए जो है आदेश जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में से कौन संबंधित है? तो देखिए, इसमें भाषाओं की सूची, ये 7वीं अनुसूची नहीं बल्कि 8वीं अनुसूची संबंधित है। प्रांतीय संगीत तथा उभयनिष्ठ अवसूची के विषय, ये 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। शपथ एवं स्वीकृति की सूची, ये आपकी जो है 3री अनुसूची में है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व जो है, ये आपका 2री अनुसूची में संबंधित है। तो जो तीनों अनुसूचियां हैं, प्रांतीय संगीत तथा उभयनिष्ठ, ये 7वीं अनुसूची से संबंधित हैं। संशोधित भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में निम्नलिखित 5 अभिव्यक्तियां आई हैं। इसमें है लोकतांत्रिक, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र। तो यहाँ पे इसका क्रम क्या है? तो इसका क्रम क्या है? सबसे पहले प्रयुक्त होता है सार्वभौम शब्द, फिर होता है जो है समाजवादी, फिर है आपका धर्मनिरपेक्ष, फिर है लोकतांत्रिक और फिर है गणतंत्र। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? तो दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है, लेकिन इसे आहूत जो है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा काम में नहीं लगाया जाएगा? तो भारतीय संविधान के जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, इसमें अनुच्छेद 24 के तहत ये प्रतिबंधित किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कल कारखाने या जो है जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। भारत सरकार का प्रथम कानूनी विधि अधिकारी कौन होता है? तो कानूनी या विधि अधिकारी जो है भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब मामले 1971 में जो है रोक लगाई गई थी कि जो है संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन बाद में केशवानंद भारती मामले में यह रोक हटा दी गई थी। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित न करना, ये भी सही है। न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, यह भी सही है। समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, यह भी सही है। कानून के समक्ष जाति या वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, तो ये चारों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समायोजित किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। मूल रूप में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो तब क्या होता है कि पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल या 0 आवर का अर्थ है, इसका अर्थ होता है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों यानी एजेंडा के बीच का मध्यांतर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाएं निर्मित करने की जो संस्तुत करने का अधिकार है वो केवल राज्यसभा को प्राप्त है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन है सर आइवर जेनिंग्स का। और सर आइवर जेनिंग्स की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी में इन्होंने कहा था भारत का संविधान संसार में सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक अनम्य कठोर है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, तो यह कथन है केसी वियर का। और केसी वियर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है फेडरल गवर्नमेंट। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य
यह है कि सभी प्रकार की विषमताएं यथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? तो सरकारीय आयोग ने जो है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। और सरकारीय आयोग की स्थापना 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया के अध्यक्षता में की गई थी और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इसके दो जो है अन्य सदस्य भी थे। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, परंतु अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग की स्थापना की गई है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है और प्रधानमंत्री इसका भी अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? तो पंचायती राज को जो संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था वो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा प्रदान किया गया था। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता? तो पंचायत के पंचों द्वारा पंचायत के सरपंच का चुनाव होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज संस्था को लागू किया? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान राज्य की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के पूरे जिले में इसे लागू किया गया था और सर्वप्रथम जो है नागौर में इसका उद्घाटन किया गया था। हम एक संविधान के अधीन हैं, परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्न में से किस देश पे लागू हो सकता है? तो साथियों यह जो कथन है वो भारत के संविधान पे लागू होता है। फिलिबस्टरिंग का शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? तो फिलिबस्टरिंग शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अतिभाषण, और ये इसका जो प्रयोग है वो अमेरिका में किया जाता है। भारतीय संविधान और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पे समानता पाई जाती वह है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। ये दोनों देशों में समान है। अमेरिकी संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है तो संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है। और अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 में यह प्रावधान किया गया है। संसदात्मक लोकतंत्र में समितियां अत्यंत आवश्यक होती हैं। क्यों आवश्यक होती हैं? क्योंकि वे विधायी क्रियान्वयन को सहज, प्रभावी और द्रुत बनाती हैं। वे विशेषज्ञता प्रदान करती हैं। वे विपक्ष के सहयोग को प्राप्त करने का अच्छा साधन है और वे अन्वेषणात्मक संस्थाएं नहीं। यह कथन बिल्कुल गलत है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने दल विहीन लोकतंत्र का पृष्ठपोषण किया था? तो दल विहीन लोकतंत्र की बात जयप्रकाश नारायण ने कही थी। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो कंसर्निंग जस्टिस या न्याय से संबंधित जो है प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक है। रिपब्लिक में दर्शाया गया कि आदर्श राज्य क्या है? श्रेणीबद्धता के सिद्धांत को स्वीकार करता है।
अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली में प्लेटो गणित के अध्ययन पर बहुत जोर देता है, यह कथन सही है। और कारण क्या है? प्लेटो के अनुसार गणित ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो पर प्रथम फांसीवादी होने का आरोप लगाया था? तो कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में जो है प्लेटो पर प्रथम फांसीवादी होने का आरोप लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटो से संबंध है? राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, ये प्लेटो से संबंधित है। मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, ये कथन है अरस्तु का। पुष्प उतना ही सुखद है जितना काव्य, ये कथन है बेंथम का। अपने शरीर अपने ऊपर और मन पर व्यक्ति संप्रभु, यह कथन है जीएस मिल का। निम्नलिखित एक सूची में राजनीतिक विचारकों के नाम सही क्रम में लिखें। तो सबसे पहले आपके जीन बोंदा हैं, जीन बोंदा के बाद लाक हैं, लाक के बाद मॉन्टेस्क्यू हैं और मॉन्टेस्क्यू के बाद ऑस्टिन है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, यह विचार कि राज्य अपने आप में साध्य है किसने व्यक्त किया था? तो यह जो विचार है कि राज्य साध्य है, यह विचार यूनानी चिंतकों का है। साथियों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।